तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। आज की परिचर्चा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लिया है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पॉलिटी से संविधान का भाग नंबर 4 और संविधान का भाग नंबर 5, मतलब कि क्लोज नंबर 4 में जो रखा गया है ए, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता। थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करवा दें ताकि आपको एमसीक्यू सोल्व करने में आसानी हो सके और दिक्कत ना हो। मतलब कि यह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। और मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, कुछ आपसे आंसर पूछूंगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से बताइएगा, क्योंकि एजुकेशन बायर आपके लिए बहुत कुछ निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है, जिसमें यूपीपीसीएस के करंट अफेयर पर लगभग आप देखोगे 500 प्लस क्वेश्चन आपको कवर करवाए जा रहे हैं। यूपीपीसीएस को सर टारगेट करके है वो, ठीक है। यूपी जो पीसीएस है उसको टारगेट करके ये करवाए जा रहे हैं। इन सब के अलावा यूपीएससी का आप देखोगे प्रीलिम्स जो क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू जिसको हम कहते हैं, वो भी एजुकेशन बायर आपको दे रहा है। और उसका 2015, 16, 17, 18 के आपको पेपर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ये सीरीज 2015 से 2024 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर कवर करवाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज के तौर पर मिल रही हैं। तो चलिए, फंडामेंटल की क्लास आपको उपलब्ध करा दी गई है, इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, है क्या जो डीपीएसपी है। अगर हम देखें डीपीएसपी संविधान के भाग नंबर 4 में इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल की अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल आप देखोगे ये 36 से 51 तक इनके बारे में चर्चा की गई है। जिसके साथ साथ ये जो डीपीएसपी हैं ये स्टेट को दिए गए हैं। किसको है सर? ये व्यक्तिवादिता नहीं है, ये खास तौर पर स्टेट को, सरकार के कार्यों को और सरकार को एक मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई बिल कानून बनाए तो इनको ध्यान में रख करके बनाए। उसके साथ साथ ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। इन्हीं डीपीएसपी को आप देखोगे, अगर आप देखोगे इनको हमने 3 भागों में बांट रखा है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले आता है सोशलिस्ट, दूसरा आता है गांधीवादी, और तीसरा आता है विधिक के रूप में जिनको जानते हैं, जैसे संविधान का आर्टिकल 44 डीपीएसपी का भाग नंबर 4 सिविल, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक एक अब मैं यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आपसे वो सोल्व करूँ कि आर्टिकल 36 क्या कहता है, 37 क्या कहता है, नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य है एमसीक्यू का। एमसीक्यू हम सोल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि आंसर कैसे निकाला जाएगा। इन सब के अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखोगे ये भी लिए गए, और ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से इनको शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको लाया गया। उस समय आप देखोगे इसमें 10 थे, फिर उसके बाद में एक 86वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2002 में, जो कि संविधान के आर्टिकल 45 से निकाल करके राइट टू एजुकेशन, उसको हमने क्या किया, फंडामेंटलाइज 21 का क्लोज ए, उसमें अलग सेपरेट रूप से आपको मूल अधिकार दे दिया, शिक्षा का अधिकार। उसके साथ साथ हमने, हम सबका मतलब है कि जो सांसद थे, जो भारत की संसद थी, उसने 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से डीपीएसपी में से आर्टिकल जो 45 है उसमें से उसका एक क्लोज निकाल करके 6 से 14 वर्ष तक कुछ भी शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वहाँ पर दे दिया गया। डीपी आप देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रख दिया। और 11वां जो उसके अंतर्गत है, 11वें नंबर का, आप उसको अगर पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को आप देखोगे शिक्षा के लिए आवश्यक रूप से भेजें। इट्स क्लियर। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अगर आप इनकी बात कर लो, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखोगे संविधान के भाग नंबर 4 का क्लोज नंबर ए में आपको मिलेगा। उसके साथ साथ एक आर्टिकल है सर 51 का ए बोल दो या क्या बोल दो, इसमें इसका वर्णन किया गया है। इट्स क्लियर या नो? तो रिवाइज हो गया है। अब बस चलिए, आइए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर रहा है, ठीक है। वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, आप भी क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, बता देंगे। वीडियो पोस्ट करके आप क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। क्या कर कि सर
इसका आंसर ये है, कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, भर डालिए कमेंट्स बॉक्स को। चलिए आइए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2020 आईएएस की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा क्या, सारे क्वेश्चन इसमें आपको PYQ होंगे, पहली बात ध्यान में रखना। ये यूपीएससी और इसके साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, मतलब वेलफेयर स्टेट की बात करता है। जब आप संविधान के आर्टिकल, अगर मैं कहूँ आर्टिकल आप 38 की बात करते हैं, आर्टिकल आप 39 की बात करते हैं, तो आप देखोगे वहाँ पर वेलफेयर स्टेट की बात होती है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कहाँ पर किया गया है, ये अगर आप देखोगे तो ये भी आपको डीपीएसपी में ही इसकी चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मूल अधिकार, सी उद्देशिका, डी समवर्ती सूची। देखो 7वीं सूची में तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो शेड्यूल में, 7वीं शेड्यूल में तो कुछ सब्जेक्ट को डिवाइज किया गया है, सेपरेट किया गया है, डिवीजन किया गया है। उद्देशिका में वेलफेयर स्टेट की बात नहीं की गई है। मूल अधिकार कल मैंने आपको करवाए, कहीं भी नहीं मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर। आईएएस परीक्षा 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है, उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं महोदय, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए इसी को हम आपको चर्चा का बिंदु बना लेते हैं। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, जी नहीं। संविधान का अगर आर्टिकल आपने सही से पढ़ा होगा डीपीएसपी, तो एक आर्टिकल आता है महोदय, आर्टिकल 36, और इस बात को कहता है, ये तो जो बात कहता है ये राज्य की डेफिनेशन देता है। जिस तरीके से फंडामेंटल आपने राइट पढ़ा होगा 12, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन देता है, वैसे ही 36 देता है। लेकिन महोदय अगर आप आर्टिकल 37 की बात कर लो, 37 की बात कर लो, तो वहाँ पर साफ रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो संविधान का भाग नंबर 4 में आप देखोगे ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे ही पहला वाला आपका स्टेटमेंट गलत होता है, तो एलिमेंट मेथड लगा लीजिएगा, और एलिमेंट मेथड जहाँ ए है उसको कट कर देंगे, तो ए गलत हो गया और सी गलत हो गया, या तो आंसर होगा बी या फिर होगा डी। अब जरा बी और सी को, ऑप्शंस को देखिएगा एक बार, बी और डी को, तो आप देखोगे दो दो दोनों जगह है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा स्टेटमेंट 100% सत्य है, परंतु तीसरा स्टेटमेंट आंसर को बताएगा आंसर क्या होगा। पहले तीसरा स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। देखिए, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्टेट को एक डायरेक्शन देते हैं कि सर जब आप कानून बनाएं तो इनको विशेषतः ध्यान में रखें, और जब ध्यान में रखें तो ये आपका ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही तीसरा सही हुआ तो आंसर तो हो गया डी, लेकिन हम स्टेटमेंट दूसरा भी पढ़ेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, और यही बात क्या है, सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले आगे, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर का। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि महोदय, इन्होंने कहा है कि जरा आपसे हम कुछ चीज़ पूछ रहे हैं। मैंने कहा पूछो। ये कह रहे हैं कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण व्यादेशित है। देखिए सर यहाँ पर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई। डिवीजन ऑफ पावर भी कुछ स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं, बट इसको सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, शक्ति का पृथक्करण। मतलब कि आप देखोगे जुडिशरी को और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को दोनों की शक्तियां अलग अलग, कि न्यायपालिका अपने काम को काम करेगी और कार्यपालिका अपने काम को काम करेगी। जो जो जिनके दायरे में, न्यायपालिका का उद्देश्य होता है कि वो सबको, भारत के नागरिकों को न्याय दिलवाने का काम करे, वो सही और गलत क्या है उसको जज करने का प्रयास करे। बट कानून कौन बनाएगा, काम कैसे किया जाएगा, ये तो आप देखोगे कार्यपालिका करेगी। तो संसद को ये अधिकार है, कार्यपालिका को ये अधिकार है कि हम ये कानून लेकर के आएंगे और इसको हम लेजिस्लेटिव में लेकर के जाएंगे, पारित करवाएंगे। वही आप देखोगे जुडिशरी का ये काम है कि जो कानून बनाया गया है, क्या वो कानून सही है या गलत है, उसको आप रेखांकित कीजिए, उसको आप बताने का प्रयास कीजिए। अगर वो गलत है तो क्यों, और सही है तो क्यों, ठीक है। तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि सर
शक्ति के पृथक्करण की बात कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ए उद्देशिका में, संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी 7वीं अनुसूची में, डी परंपरागत व्यवहार में। ये भी आईएएस की परीक्षा आप देखोगे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। समझ रहे हैं क्वेश्चन की लेंथ क्या है? 2020 आईएएस के क्वेश्चन है सभी। और जरा आप समझना, आपने यदि आर्टिकल 51 पढ़ा होगा, उसमें बात कही गई है, आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय शांति की, लेकिन जब आप 50 पढ़ते हैं तो उसी में सेपरेशन डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यपालिका की ये शक्ति है एक्स और न्यायपालिका की ये शक्ति है वाई। स्पष्ट हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, क्योंकि ये बात कहाँ पर की गई है? संविधान के आर्टिकल 50, और आप देखोगे ये बात की गई है आपकी डीपीएसपी में। यही क्वेश्चन 2019 की परीक्षा में यूपीपीसीएस ने पूछा, यही क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट करके यहाँ से क्वेश्चन को उठाया, सैमुलर ऐसे रख दिया, एक स्टेटमेंट परिवर्तित किया था, नहीं तो सारे इक्वल थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ बच्चे ये आपको क्लास बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये सागर सर ने क्या कर दिया है, इसको हेडलाइन कर दिया कि इस पर फोकस रहे। असत्य पूछा है, मतलब गलत आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है, मतलब गलत है, नॉट करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट 2? पहला है, संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान किया गया है, ये बात तो ठीक है। संविधान का आर्टिकल आप देखोगे 44 इस बात की बात कहता है कि महोदय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। अभी तक मात्र 2 स्टेट हैं, पहला कौन सा है? गोवा, और दूसरा है उत्तराखंड, जहां पर आपको दोनों में समान नागरिक संहिता की बात की गई। ये भी मुद्दा सामने आ रहा था कि भारत सरकार क्या करेगी, पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएगी, लेकिन ये एक मेंस की क्लास है, बट अभी इसको लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इट्स क्लियर? आइए अब इसी पर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 40 में केवल नगरीय निकायों के प्रशासन की बात की गई है। सर जो 40 है ये गांधीवादी सिद्धांत है, पहली बात। दूसरी बात आप देखोगे इस 40 में कहा गया है पंचायत, किसकी बात की गई है? पंचायत की बात की गई है, ग्राम पंचायत की बात की गई। और यहाँ पर कह रहे हैं केवल, ओनली। और मैं इस बात को आपसे बहुत बार कह चुका हूँ कि सर जब आपको ओनली वर्ड दिख जाए, केवल वर्ड दिख जाए, ऑल वर्ड दिख जाए, ऐसा एकदम बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, अगर वो आपको दिख जाए तो अलर्ट हो जाइएगा, सतर्कता के साथ उस स्टेटमेंट को दोबारा भी पढ़ना पड़े तो पढ़िएगा, क्योंकि आंसर आपका वही डिसाइड करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 40 में केवल नगरीय निकायों के प्रशासन की बात की गई है, तो ये हो जाता है गलत। तो मैं कहूँगा पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा वाला गलत है। पूछ कर हैं आपसे असत्य पूछा है सर, क्या पूछा है? आपसे असत्य पूछा है, गलत पूछा है। तो गलत कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल इसमें दूसरा वाला क्या है? असत्य है, पहला तो ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का व्यावहारिक रूपांतरण नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है? मतलब इस बात का ये हुआ कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर किस आर्टिकल को फॉलो नहीं किया गया है, ये बात कह रहे हैं कि उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, ये बात कह रहे हैं सर। उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी इस आर्टिकल का पूरे नेशनल स्तर पर नहीं किया गया है, इसकी बात इन्होंने की है। तो कौन सा आर्टिकल है, आइए उसी को देखते हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 47 या फिर डी अनुच्छेद 44। आप देखोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड ही क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल आप देखोगे 44 में इसकी चर्चा है। तो अभी इसी को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, केवल 2 स्टेट हैं, गोवा और उत्तराखंड। अब लेकिन इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो वो मेंस के लिए हो जाएगा, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये किस में है। आर्टिकल 44 डीपीएसपी में रखा गया है, ये विधिक के रूप में आता है। स्पष्ट हो गया? तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाल ही में
तीन तलाक मुद्दे को लेकर के भारतीय संविधान में वर्णित नीतिक निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक प्रयोग की बात जोर पर है? अब देखो, जब तीन तलाक के मुद्दे की बात की गई, ट्रिपल तलाक हुआ करता था सर मुस्लिम कम्युनिटी में, तो वहाँ पर क्या था, अगर मान लीजिए उनका पति बाहर भी है तो फ़ोन पे भी क्या करता था, 3 बार बोलता था तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। मतलब कि जिस महिला के साथ में, जिस स्त्री के साथ में आपका निकाह हुआ, उस पुरुष को यह अधिकार था कि वो बाहर रहे। अगर मान लीजिए किसी वजह से दोनों में अनबन हो जाए, किसी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाए, आपके पारिवारिक संबंध ठीक ना चल रहे हो, और यदि पुरुष गुस्से में आए या फिर चढ़ा दे कोई और बोल दे तलाक तलाक तलाक, बस हो गया। तो इसलिए अभी इसकी बातों को जोरों पे रखा गया, क्योंकि 2019 में तीन तलाक का मुद्दा भारत सरकार 2018-19 में लेकर के आई थी, तो ये मुद्दा जरूर एक चर्चा का विषय बना। इसीलिए आप देखोगे कौन सा है, अनुच्छेद नंबर ए में कहा गया है अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 47। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 40 में ग्राम पंचायत है और 47 में मादक पेय पदार्थों की बात की गई है, किशन नशील। और 41-42 जो है एक काम को लेकर के हैं, वर्किंग फोर्स को लेकर के हैं, कि सर आप देखोगे कि यदि कोई उद्योग लगाया जाता है तो रोजगार की सहभागिता होनी चाहिए। जो एम्प्लॉई हैं वो पार्टिसिपेट करवाएंगे किसको, लेबर को, एम्प्लॉयर को। तो ये भी थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? महात्मा गांधी जी को लेकर के ये क्या करता है, महात्मा गांधी जी को लेकर के ये आर्टिकल फॉलो करता है कुटीर उद्योग, क्योंकि महात्मा गांधी जी इस कुटीर उद्योग की तरफ बहुत ज़्यादा लचीले थे। अब इसमें क्या है, आपको कुछ ऑप्शंस दे के रखे हैं और उस ऑप्शन पे ही आपसे आंसर पूछ रहा है 7 का, ठीक है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 45। सर कुटीर उद्योग की जो बात की गई, क्या आप इस बात को सहमत हैं कि कुटीर उद्योग की बात 42 में की गई है? अभी मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि यहाँ पर तो उद्योग में आप देखोगे जो रोजगार है, जो वर्कर है, उनकी सहभागिता की बात करता है 42 में, लेकिन अगर 43 की बात कर लें तो ये कुटीर उद्योग की बात करता है। इसके अंतर्गत आप देखोगे 97वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ सर? 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में, और 2011 में जो आपका 43 है, इसमें एक बी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? बी जोड़ा गया। और बी में कहा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई। आप देखो कि सहकारी संघवाद की, सहकारी समितियों की बात की गई कि सर राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, और ये कहाँ पर था? डीपीएसपी में रखा गया। मैं इसको एक एडवांस के फॉर्मेट में आपको नॉलेज ऐसे ही शेयर करूँगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 44 में समान नागरिक संहिता सिविल कोड। 45 में क्या है? 45 में आप देखोगे, कभी आपने विचार किया है जो आंगनवाड़ी महिलाएं होती हैं, आशा जिसको हम कहते हैं, बच्चों को वो पढ़ाती हैं, तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो आप देखोगे शिक्षा देने का काम करती हैं, वो आशाएं करती हैं। आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। तो राज्य क्या करेगा, जो आप देखोगे नवजात शिशु हैं, बच्चे हैं, उनकी देखभाल करने का कौन काम करेगा, उनकी शिक्षा दीक्षा उस समय की कौन काम करेगा? स्टेट करेगा। तो 45 उसी में बात की गई है। इट्स क्लियर या नो? चलिए सर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये आपसे पूछ लिया, तत्व है क्या? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? स्टेटमेंट 2 दे के रखें। पहला है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। महोदय, आप देखोगे आईएएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, और मैं आपको बता दूं ये दोनों ही बातें गलत हैं, और इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सही पूछा है तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो डी इसका आंसर है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर कही गई है कि कार्यपालिका और विधायिका, आपने कहा है कि विधायिका के कार्यों पर निर्बंधन करते हैं, तो आप कहोगे जी नहीं, ये विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर निर्बंधन नहीं करते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आपको पूर्ण रूप से विजुअल हो रहा है। देखिए क्या कहता है नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है?
आपको नहीं लग रहा है कि ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है और लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है? क्यों ना इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एक बार डेप्थ में समझ लिया जाए, आपको नहीं लगता है? लेकिन मैं इतनी बार इसको सोल्व करवा दूंगा, ये डेप्थ से भी डेप्थ हो जाएगा। इट्स क्लियर या नो? देखिए, निम्नलिखित कथनों में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी गोवा, सी सिक्किम और डी जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। अब कौन सा है दूसरा? अगर आपसे पूछ ले तो उत्तराखंड है। वैसे ही अन्य राज्यों में धीरे धीरे ही सही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं और नीचे पूछ रहा है आपसे असत्य है, ये थोड़ा सा फोकस करना है। असत्य पूछा है, गलत पूछ रहा है। आइए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है? मूल संविधान में कुल 10 नीति निर्देशक तत्व थे। महोदय, आप देखोगे मूल संविधान में तो कोई डीपीएसपी नाम की कोई विषय वस्तु ही नहीं थी। डीपीएसपी नाम की कोई विषय वस्तु ही नहीं थी, बल्कि इसको तो आप देखोगे 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से 1976 के माध्यम से इसको लाया गया तत्कालीन सरकार के द्वारा। ये तो इस नाम की चर्चा ही नहीं कि मूल संविधान में, सॉरी 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 मेरा दिमाग थोड़ा सा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मूल संविधान में 10 आप देखोगे नीति निर्देशक तत्व। 10 यहाँ पर एक शब्द बोला गया है कि महोदय 10, क्या 10 थे? क्या 10 थे? जरा मुझे आप बताएंगे, क्या 10 थे मूल संविधान में? 36 से आप देखोगे, फिर आता है आपका 37, में पूरे बताऊंगा, फिर आता है 38, आप मुझे नोट डाउन करिएगा, 39, 40, 41, 42, तो आप देख लो कितने हैं। ऐसे ऐसे करके आप डस करके कितने तक जाओगे? आप 51 तक जाओगे। तो बताइए कितने हो गए? मतलब 10 तो वो हो गए और उसके साथ साथ आप देखोगे 4 ये हो गए 14 और ये हो गए 15, ये तो सर 15 हो गए और आप कह रहे हैं 10 थे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि संविधान के भाग 4 में संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, ये 36 से 51 तक ही है, जिस पर मैंने आपसे चर्चा स्टार्टिंग में ही कर दी थी। तो ये वाला क्या है? स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पूछा है असत्य, जहाँ जहाँ 2 होगा वो तो सत्य होगा, तो इसलिए आंसर देखो सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 है इसमें। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट, संविधान के अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया। ये बात ठीक है, बिल्कुल किया गया, कोई दो राय नहीं। भाषा में इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में आप देखोगे किया। नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार परिवर्तित करके ये सरकार बनी थी पहली बार। एक दूसरी पार्टी की सरकार आई थी, उससे पहले कांग्रेस चल रही थी, समझे? तो तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। बट चौथा स्टेटमेंट, क्योंकि पहला तो नहीं है यहाँ पर और पूछा है आपसे असत्य है। चौथा स्टेटमेंट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 बोला है सर यहाँ पे। 2001 द्वारा 6 वर्ष कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रावधान निहित है। सर पहली बात तो आप देखोगे 6 से ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 45 में इस बात की चर्चा की गई है, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 नहीं था, 2002 था। ठीक है, तो इसलिए आपका चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आपको मिल गया आंसर। इसमें 2 स्टेटमेंट गलत है, पहला और चौथा, और गलत ही आपसे पूछा है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 गलत है और बाकी के सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए सर, इसको ये कह रहे हैं कि संविधान में 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया? आईएएस की परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। बी है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। सी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। डी है श्रमिकों के निर्णय निर्वहन योग्य वेतन व काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। इसमें जो करेक्ट आंसर है, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, लेकिन फिर भी मैं तो बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उद्योगों के प्रबंधन में आप देखोगे कामगारों की सहभागिता बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और ये सोशलिस्ट आर्टिकल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये समाजवाद को दर्शाता है।
अगर कोई भी उद्योगपति पूंजीपति अगर कंपनी खोल रहा है तो वो मशीनों से उत्पाद तो करेगा, बट उसमें रोजगारों की सहभागिता होनी चाहिए, कामगारों की सहभागिता होनी चाहिए। ये बात आप देखोगे बी में इसकी बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहे हैं कि किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है। अब कौन से पे दी गई है, इसका आपसे पूछा अमेंडमेंट को लेकर के। ये क्वेश्चन किससे बनाया है? संशोधन से बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे बनाया है? संशोधन से बनाया है। तो 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 42वां, बी कहता है 44वां, सी कहता है 43वां और डी कहता है 86वां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए, 42वें संविधान संशोधन के आधार पर इनको वरीयता दी गई है। आप देखोगे संविधान के आर्टिकल 40, 19 और 31। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन आप इसका राइट आंसर कर लोगे। कई आर्टिकल थे सर, कई आर्टिकल आप देखोगे जिसमें 38 में ए जोड़ा गया, 39 में ए जोड़ा गया, उसके साथ साथ आप देखोगे 43 में ए जोड़ा गया। इन सब के अलावा एक और आर्टिकल है, 42 में ए जोड़ा गया। तो ऐसे कई आर्टिकल हैं जो 40 और उसके साथ साथ 48 में ए जोड़ा गया। एनिमल्स की बात करता है, तो ये कई ऐसे आर्टिकल थे जिसमें आप देखो कि अमेंडमेंट किया गया 42वें संविधान संशोधन, और उसके माध्यम से ये इसमें एड ऑन किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आई होप। क्वेश्चन नंबर है 13वां। क्या कहता है, देखिए 13वां क्वेश्चन कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में सर? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, दो स्टेटमेंट है और सत्य पूछा है। आईएएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। अधिक से अधिक क्वेश्चन में आपको देखोगे यूपीएससी से रिलेटेड लेकर के आया। पीसीएस के भी हैं, सारे मेल के क्वेश्चन है, बट इसमें आईएएस के क्वेश्चन जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे। और ये दोनों बातें क्या है आप देखोगे ठीक है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, जहां पर अगर आप देखोगे संविधान के आर्टिकल 38 में इस बात को पूर्ण रूप से व्याख्यात किया गया है। जस्टिस की बात की गई है सर, आप देखोगे जस्टिस 3 तरीके का मिलता है सर भारत में। एक है पॉलिटिकल, दूसरा है इकोनॉमिकल और तीसरा है सोशल। तो इसलिए आप देखोगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सत्य पूछा है तो दोनों सही है। आईएएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, जो कि मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया 2004 में। देखिए क्वेश्चन क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर ए बाध्य योग्य, बी बाध्य योग्य नहीं है, सी राज्य के प्राप्त अधिकार है, डी इनमें से कोई नहीं। आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश ने और उसके साथ साथ यूपी पीसीएस ने इसको क्या किया है, रिपीट किया है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल ही डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स में, केवल यहाँ पर डीपीएसपी लिख दिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिख दिया गया और पूरे के पूरे स्टेटमेंट ऐसे रख दिए गए। तो ये क्या है आप देखोगे, ये बाध्य योग्य नहीं है सर। क्या नहीं है? ये बाध्य योग्य नहीं है, मतलब संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत आप इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप नहीं ले जा सकते, आप चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए आप देखोगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ये बाध्य योग्य नहीं है। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो बात योग्य है, वो व्यक्तिगत को कहीं ना कहीं रेखांकित करते हैं। कई बच्चों ने यहाँ पर गलत किया ये आंसर, उन्होंने राज्य को प्राप्त अधिकारों की बात की गई थी। डीपीएस भी राज्य को प्राप्त अधिकार नहीं है, बल्कि ये राज्य को एक मार्गदर्शन देते हैं कि महोदय यदि आप कोई कानून बना रहे हैं तो उस कानून को बनाने से पहले थोड़ा डीपीएसपी का भी आप ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि पता चल रहा है आप डीपीएसपी को ही भूल गए, कानून तो बना दिए लेकिन डीपीएसपी को ही भूल गए। तो इसलिए इस बात को व्याख्यात किया गया है। 15वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सहायता से उत्तर को चुनिए सर। अब देखिए उत्तर चुनना है आपको, सूची 1 है इधर और यहाँ पर सूची 2 है। अब इन्हीं सूचियों पर मुझे आपसे चर्चा कर लेनी है। देखिए
संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या बात की गई है? ग्राम पंचायत की बात की गई है। तो ए का क्या होगा? ए का होगा सर पहला। ठीक है। 41 में कहा गया है, आप देखोगे समान नागरिक संहिता नहीं, काम करने का अधिकार की जो बात की गई है वो 41 में की गई है, तो बी का दूसरा होगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। बी का आपका क्या हो जाएगा सर? दूसरा हो जाएगा, तो बी का दूसरा हो गया। 44 में आप देखोगे जो आर्टिकल है 44, तो 44 उसमें आप देखोगे समान नागरिक संहिता, तो इसका तीसरा हो गया। उसके बाद डी 48 है, तो आप देखोगे कृषि और पशुपालन संगठन की बात की गई है, तो इसमें चौथा हो गया। तो मतलब ऐसे ही लगा दीजिएगा 1 2 3, तो राइट आंसर जहाँ पर होगा 1 2 3, देखिए 1 2 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, 1 तो यहाँ पर है राइट आंसर ए, 1 2 3 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आइए सर, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। आपको कि मेंस में ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा? जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। मेंस का उद्देश्य ये है, उसमें रिटर्न तो होता है लेकिन कुछ आपसे मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए वो उसने क्वेश्चन पूछे हैं। 16वां क्वेश्चन देखिएगा सर, आई होप स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है। पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा समृद्धि को वर्णित करता है, उससे संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 43 का क्या, और डी अनुच्छेद 41। 41 तो देता है काम करने का अधिकार, अभी मैंने बात करी थी। 48 जो है ये आप देखोगे जो दुधारू पशु होते हैं, ठीक है, उनकी बात करता है सर। ठीक है, पशुओं की, जैसे आप दुधारू पशु हैं उनका वध नहीं कर सकते, उसकी बात करता है। नस्ल में सुधार करो, उनको पालो पोषो, लेकिन उनका कत्ल मत करो, उनको मारो मत। ठीक है, ये बात कही। 43 में मैंने आपको बताया, उसमें कामगार आप देखोगे, उसमें सहकारी सोसाइटी की बात की गई है, कई ऐसी चीज़ों की, कुटीर उद्योग की बात की गई है 43 में। और वही 51 जो है यही बात करता है इंटरनेशनल पीस की। इंटरनेशनल पीस की जो बात करता है वो 51 ही बात करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए हो जाएगा, कि भारत, मतलब भारत जो देश है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगा? शांति व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करेगा, ऐसे पीस क्लोज बनवाने का, इस्माइल बुद्धा जैसी थीम को आगे लाने का प्रयास करेगा। इट्स क्लियर है नो? जैसे अभी हाल ही में आप देखने होगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन पहुंचे, पोलैंड गए, पहले यूक्रेन पहुंचे, उसके पहले पोलैंड, यूक्रेन से पहले रशिया पहुंचे थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है आपको। फिर रशिया से सीधे पोलैंड और पोलैंड से सीधे यूक्रेन, युद्ध के बीच में शायद कुछ हल निकले। चलिए, एक मीम बनी थी, अब्बू ने युद्ध रुकवा दिया, या फिर जैसे पापा ने युद्ध रुकवा दिया, एक मीम बनी थी ना भारत में, तो वो मीम हमें कुछ सत्य होती हुई दिखाई देगी, बाकी के परिणाम क्या है वो नहीं चल सकते। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपका, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब यहाँ पर जो बात की गई है वो शोषण की बात की गई है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आपने देखा होगा, संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी चर्चा है, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स में इसकी चर्चा की गई है, यही है ना? अब इसी पर पूछ रहा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन शामिल है उसकी बात कर रहा है। देखिएगा, ये भी 2009 यूपीपीसीएस ने पूछा है। बच्चों को बिल्कुल रखा गया, स्त्रियों को बिल्कुल रखा गया, जनजातियों को रखा गया, लेकिन दलित को नहीं रखा गया। दलित एक वर्ग बनाया गया है। भारत में आप देखोगे कास्टिज्म है सर। क्या है? कास्टिज्म व्यवस्था है। मैं यहाँ पर जूम करके आपको बता देता हूँ। देखिए सर, भारत में कास्टिज्म सिस्टम है। क्या है सर? कास्टिज्म। तो यहाँ पर है, आप देखोगे ब्राह्मण, यहाँ पर है आपके क्षत्रिय किंग, और यहाँ पर है आपके वैश्य, और यहाँ पर है आपके शूद्र, और ये हो जाती है बकवास। ठीक है, तो ये जो शूद्र हैं इन्हीं में से एक कैटेगरी आती है, क्योंकि एक जाति में ब्राह्मण भी कई तरीके के हैं, क्षत्रिय भी कई तरीके के हैं, वैश्य भी कई तरीके के हैं, तो इसी जो शूद्र हैं इसी में एक आता है दलित। तो दलित एक वर्ग है जो जाति व्यवस्था को वर्णित करता है, ना कि एक समूह और समुदाय है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और यही आपसे पूछ, और कुछ नहीं था क्वेश्चन, इसी पर मुझे आपसे चर्चा करनी थी, और क्वेश्चन यही पूछा गया। अब दलित वर्ग को आप क्या कर दोगे? यहाँ पे कट कर दोगे,
जहाँ पर 4 है वो कट हो जाएगा, तो मतलब इसका डी तो होगा ही नहीं। तो जहाँ पर आप देखोगे बच्चे भी हैं, स्त्रियाँ भी हैं और जनजातियाँ भी हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 3, 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है सर, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि कहाँ उल्लेखित है? अभी मैंने बात किया था संविधान के आर्टिकल 51 में, डीपीएसपी में इसकी चर्चा की गई है। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, डी मूल कर्तव्यों में, या फिर सी मूल कर्तव्यों में और डी 9वीं अनुसूची में। तो आप देखोगे ये 2014 में आईएएस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस जो है वो बता देता हूँ। उद्देशिका में ये अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। मूल कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है कि एक ऐसा माहौल इन्वायरमेंट बनाओ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर जरूरत हो तो वहाँ पर पीस रहना चाहिए, बट इसकी बात स्पष्ट नहीं है। 51 में की गई है। 9वीं अनुसूची में तो आप देखोगे वो विशेष प्रावधान रखे गए जिसको संविधान के प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ताकि सरकार कुछ ऐसे कानून बना सके जो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट्स की निगाहें उस पर ना जाए। तो राइट आंसर 18 क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इसको देखिएगा। 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? मतलब डीपीएसपी के सिद्धांतों में वर्णित नहीं है। ये आरओ 2013 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में। ये कहता है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान का आप देखोगे आर्टिकल 38 पढ़ेंगे डीपीएसपी में, तो इसी की सेपरेशन बिल्कुल साफ साफ यही लिखता है, और उसके साथ साथ आप देखोगे कई ऐसे आर्टिकल। बी की बात कर लें तो सामाजिक आर्थिक जस्टिस की बात करता है, तो 38 है। सी की बात कर लें एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ये आप देख रहे हैं भारत कैसा है, भारत एक सेकुलर कंट्री है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये आपको कमेंट्स करना है। भारत क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, बट वो क्या है आपको ये बताना है कि सर ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है कि इस चीज़ को वर्णित करता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नीति निर्देशक तत्वों का कोई सिद्धांत नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिएगा सर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए कौन आधारभूत है कि अगर देश में शासन चलाना है तो किनको अगर हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक, या फिर डी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, डीपीएसपी ही आप देखोगे, क्योंकि ये जो आप कहोगे सर फंडामेंटल राइट क्यों नहीं, फंडामेंटल राइट्स एक व्यक्तिगत को रेखांकित करते हैं, डीपीएसपी आप देखोगे पूरे समुदाय को रेखांकित करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप ऐसा करो, और मूल अधिकार मूल कर्तव्य नहीं सर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये समूह को केंद्रित करते हैं, भारत के पूरे सिटीजन को केंद्रित करते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है आरओ 2024 में पूछा गया है, 14 में सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? मतलब कि कुछ अमेंडमेंट के माध्यम से उसको क्या किया गया था, जोड़ने का प्रयास किया गया। ऑप्शन नंबर है पंचायती राज संविधान के अनुच्छेद 40 में, इसका ये तो पहले से ही है। बी गोवध निषेध, ये आप देखोगे 48 में बात की गई है, ये भी पहले से है। सी मुक्त कानूनी सलाह, या फिर डी समान नागरिक संहिता 44, ये भी पहले से। तो यहाँ पर है मुक्त कानूनी सलाह। एक केस हुआ था सर आप देखोगे बिहार का, और बिहार का केस बड़ा रोचक था। ये केस यूं हुआ कि सर वहाँ पर एक गरीब परिवार से महिला थी, उसको केस लड़ना था। आपको पता है भारत का जुडिशरी सिस्टम कितना महंगा है, एक बार अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में जुड़े तो जूते घिस जाते हैं, चप्पल घिस जाते हैं, ज़मीन बिक जाती है, आवास बिक जाता है, खाने के लिए खाना नहीं बचता है, बेघर हो जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, केस लड़ते लड़ते केस नहीं फाइल हो पाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो बिहार में एक केस आया सामने, तो वहाँ पर महिला के पास में पैसा नहीं था तो कहाँ से लड़े। तो उन्होंने न्यायाधीश के सामने अपनी पूरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और उसके साथ साथ उनके पास क्या है क्या नहीं, और एक बहुत बड़ा वर्ग है, उन्होंने पूरे वर्ग समुदाय की बात को रखा कि भारत के अंदर आप देखोगे बहुत बड़ा वर्ग है जो इस चीज़ से वंचित है, जो पैसे ना होने के चलते आप देखोगे उसके पास में ये नहीं है। इसलिए ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई, पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिएक्शन लिया और फिर भारत सरकार को उचित लगा तो भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया और कहा ठीक है आपको जस्टिस दिला जाएगा, और जस्टिस फिर आप देखोगे संविधान के अनुच्छेद में डाल दिया गया डीपीएसपी में। तो इसलिए आप देखोगे आज मुफ्त में, सर किसमें, मुफ्त में निःशुल्क आप देखोगे एक जो सामान्यतः एक ऐसा वर्ग जो गरीब है आर्थिक रूप से, ठीक है, वो न्याय में आप देखोगे केस नहीं लड़ सकता है या फिर उसके पास इतने पैसे नहीं है, संपत्ति नहीं, तो वो क्या कर सकता है, उसके सही एक सरकारी गवर्नमेंट वकील दिया जाएगा सर जो निःशुल्क होगा, उसकी कोई फीस नहीं होगी, वो आपको गाइड करेगा, उसकी फीस भारत सरकार देगी। तो इसलिए आप देखोगे इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, आइए उसको देख लेते हैं। 22 कहता है आप देखोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था। बड़ा अच्छा शब्द है सर ये, और ये कहा किसने है, बस इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी के एम मुंशी, डी सॉरी दोबारा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया डीपीएसपी यूपीपीसीएस मेंस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बी के एस मुंशी ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या डी के टी शाह ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। आप देखोगे के टी शाह ने इस बात को रखा था कि ये क्या है, ये एक चेक है सर, नीति निर्देशक मतलब एक चेक है। क्यों चेक कहा, क्योंकि ये आप देखोगे स्टेट को है प्राप्त, इस पर दायित्व स्टेट का है, यहाँ पर दायित्व पब्लिक का नहीं है, ये दायित्व पब्लिक का नहीं है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी केस में ये भी बताया गया है कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ज़्यादा है और ज़्यादा जरूरी भी है, ये भी बात दिखाने का प्रयास किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। के टी शाह ने इस बात को कहा था कि एक ये बैंक की सुविधा अदा किया जाता है एक ऐसा चेक के रूप में इन्होंने बताया। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 23वां क्या कहता है, ये कहता है कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सूचीबद्ध है या है। अब कौन से सूचीबद्ध है ये आपसे पूछ रहा है, और ये बिहार पीसीएस 2016 में पूछा गया। 60 और 62 जो उसकी परीक्षा हुई थी, ये जो नंबर आपको मिलता है ना जैसे 62 है 60 है, तो उसकी 60वीं परीक्षा हुई है, अब तक की 60 परीक्षाएं वो कवर करवा चुका है बिहार पीसीएस, ठीक है, तो ऐसे पूछते हैं। अब इसमें स्टेटमेंट देख रखे 4, आइए देख लेते हैं सही आपसे पूछा है, ठीक है, देखिएगा सर, ठीक है, चलिए अब इसी को बताएंगे हम आपको। और बिहार पीसीएस का अपना फंडा है, आपको जहाँ भी 5 स्टेटमेंट पे ए बी सी डी ई जहाँ मिल रहा है ना ई, ये बिहार पीसीएस का अपना फंडा है, ई जरूर पूछता है वो, ताकि कंफ्यूज कर सके। देखिए पहला है नीति निर्देशक तत्व है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही बात है, ये तो है सर। समान नागरिक संहिता, ये भी है सर। छोटे परिवार का मानदंड, इसका कोई चर्चा नहीं है कि छोटा परिवार होगा कि बड़ी। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी है सर। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देखोगे, अब अगर देखें तो 1, 2 और 4 कहाँ पर मिलता है आपको, वो मिलता है 23 में। ऑप्शन नंबर, पहली बात तो मातृभाषा में शिक्षा की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है, ये भी गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर है 1 और 2 आपके ठीक हो जाते हैं, मतलब कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता तो डीपीएसपी में है दोनों, ये दोनों डीपीएसपी में है। बट अगर हम देखें ये जो तीसरा और चौथा है, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में एजुकेशन, ये नहीं है सर, ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे 1 और 2 किस में है, केवल बी में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, आइए उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको और विजिबिलिटी हो सके, ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में की बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है, जहाँ पर समाज में समानता, असमानता, देखो समानता को स्थापित करने के लिए असमानता बहुत जरूरी होती है, ये ध्यान में रखना है आपको, विशेषाधिकारों का होना बहुत जरूरी होता है। ये आप देखोगे सेंट्रल आर्म
जो आपकी पुलिस फोर्स है, यूपीएससी करवाती है, इसका एग्जाम 2016 में ही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करना चाहिए। बी, विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण के कई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। कोई ऐसा नहीं, ये तो गलत है यार, ये तो नेगेटिव बात कर रहा है। सी, ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश, रेश या फिर धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को के सापेक्ष हीनता से पीड़ित ना हो। या फिर डी, कमजोर वर्ग के लोगों के सुधार के लिए विशेष प्रयास हो। देखो सर, आप क्या करेंगे, पहला वाला तो आपका गलत है, हैसियत वैसियत की बात कर रहे हैं, लेकिन सी और डी की बात कर लें, इसमें किसको आप प्रेफर करेंगे? तो मैं प्रेफर करूंगा सर, आप देखोगे सी को। आप किसको पर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, लेकिन राइट आंसर इसका सी है। क्यों है मैं बताता हूँ। यहाँ पर कहा गया है ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश मतलब रेस या फिर धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति, समझना यहाँ पर कोई व्यक्ति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोई भी, मतलब सभी की बात कर रहा है। कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित ना हो, मतलब अपने आप को वो कमजोर महसूस ना करे, ऐसी बात करता है। जबकि डी कहता है कि कमजोर वर्ग के सुधार, कमजोर वर्ग के लोगों के सुधार के लिए विशेष प्रयास करें। ऐसा नहीं, अब आपने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रयास तो किया, परंतु जो कमजोर वर्ग नहीं है उसके लिए क्या किया? तो ये तो आपने क्या किया, असमानता कर दी ना, ना कि समानता कर दी। और क्वेश्चन क्या पे भी चलेगी, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, क्वेश्चन है आपका 25वां। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ठीक है, क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं? अब सही नहीं है, इसी को आपको जानना है। देखिएगा, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। और ये बात साफ साफ 37 आर्टिकल में आप देखोगे, 37 में इस बात को चीख चीख कर डीपीएसपी कहते हैं कि ये बात सही हो जाती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाएगा। और ये कह रहे हैं सही नहीं है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे? ये तो सही हो गया। अब जब ये सही हो गया तो आइए मैं थोड़ा इसको अब जूम नहीं करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिएगा सर, ये क्या कह रहे हैं? तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? देश के शासन में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व मूलभूत हैं। तो ये बात तो आपकी ठीक हो जाती है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। ये भी बात ठीक है। पर डी बचता है, क्या ये गलत है? क्योंकि सीडीएस 2017 में पूछा है। निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने को अंतर्निहित करते हैं। क्या निर्देशक तत्व इस बात की बात करते हैं पूंजीवादी? अरे भैया, ये तो स्वयं में आप देखोगे इनको 3 में बांटते हैं। एक तो गांधीवादी है, एक सोशलिस्ट है और एक विधि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। ये तो खुद ही 3 है। और यहाँ पर स्वयं कहा गया है चीख चीख के सोशलिस्ट सोशलिस्ट समाजवाद, और यहाँ पर शब्द क्या पूछ लिए हैं? पूंजीवाद। तो इसलिए आप देखोगे सर, ये तो आपका स्टेटमेंट 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है 26वां कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? ठीक है, 44 में पूछा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और सही नहीं है। 4 ऑप्शंस देखे रखे। ये पूछा गया सीडीएस, ठीक है, सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज 2017। ये कहता है कि यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। क्या आप देखोगे 44 को कहीं संविधान में आर्टिकल जो है मूल अधिकार 44 तक है? भाई 12 से 35 तक है, 44 तो नहीं है। तो पहला वाला क्या है? असत्य है। और क्या पूछा है? गलत। तो मिल गया आंसर। लेकिन क्या पता और भी गलत हो, पढ़ेंगे जरूर। बी, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करेगा। बिल्कुल, ये बात सही बात है। ये तो बात क्या हो जाती है? सत्य है। यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी बात ठीक है। और यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं है, तब भी संविधान की यह अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत हो। ये बात भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है। ये कोई मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि ये डीपीएसपी है। इसलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27। कौन सा है सर? 27। आइए
27 है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन उपबंध नहीं है? किसके माध्यम में पूछा है? डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है उपबंध नहीं है किसके सर? डीपीएसपी के। आइए देख लेते हैं डीपीएसपी का क्या है फुल फॉर्म। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं डीपीएसपी को। इट्स क्लियर या नो? आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए सर, इसी पर बात कर रहा है। यह काम करने का अधिकार है, बिल्कुल सर। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा उपबंध करेगा, ये भी बात ठीक है। पहला वाला भी क्या हो गया इसमें? ठीक है। और दूसरा वाला भी क्या हो गया आपका? ए ठीक है, बी ठीक है। पूछ रहा है सही नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर बोला इसने सही नहीं है। सी कहता है भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और समान सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। अब डी कोड देखिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। जरा समझना, अलगाव एक शब्द बोला गया है यहाँ पर, अलगाव की स्थिति की बात की गई है। ये भी बात ठीक है, लेकिन कभी भी ये इस बात को नहीं कहता है कि जहाँ पर ओल लगा दो तो वो कहता है यूपीएससी गलत मार दो। इसलिए सभी आप देखो वर्ड एक्सट्रीम है तो यही आपका क्या है? गलत है। क्योंकि डीपीएसपी में कहीं नहीं कहा गया है कि सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं की गई है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 28वां। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में एक समान सिविल संहिता का उपबंध मौजूद है? मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यूसीसी की बात करता है, तो यूसीसी की इसमें है, 44 में, डीपीएसपी में है। बस आंसर इसको मिल गया। आइए अगले देखते हैं। ऑप्शन नंबर है मूल अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व, सी नागरिकता और डी मूल कर्तव्य। सब अलग अलग है, देखो सब अलग अलग। फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग नंबर 3 में और 12 से आप देखोगे 35 तक है। नीति निर्देशक तत्व आप देखोगे 36 से 51 तक है, भाग 4 है। सिटीजनशिप जो नागरिकता है आप देखोगे भाग 2 5 से 11 तक है। मूल कर्तव्य संविधान का अनुच्छेद 51 ए 1 से 11 तक है। संविधान के भाग 4 के क्लोज ए में रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पूछा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान सिविल संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डीपीएसपी में है और ये सीआईएसएफ एक्सिस जो एलडीसीई जो होती है 2017 की परीक्षा, उसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से विजिबिलिटी इसकी हो सके। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 29वां। देखिए सर क्या कहता है 29वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है 29वां और डीपीएसपी से अंतिम क्वेश्चन है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आपके स्टार्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? किसका भाग नहीं है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शंस देके रखे हैं। पहला है समान न्यायालय और निःशुल्क विधि सहायता, ये तो सर है। बी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना, अनुच्छेद 49 इस बात की ही बात करता है, ताजमहल वगैरह ये सब है। ठीक है। सी स्वयं विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, सर ये कोई संरक्षण नहीं करता है पर्सनल लॉ को कि आपके बचाएगा ये करेगा, नहीं। डी न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग रखना, तो आप देखोगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गलत पूछा है आपसे, तो गलत है आपका सी पर्सनल लॉ की संरक्षण की बात नहीं की गई है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, चाहे वो आप देखोगे हिंदू का हो, चाहे किसी का भी हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये थे स्टूडेंट्स आपके डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आपसे, जिसको हम ले रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए सर अब देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फंडामेंटल जो है ये मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि इनको बाद में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन एक समिति बनाई गई थी, ठीक है, और उस समिति के माध्यम से नरसिम्हा राव समिति, सॉरी नरसिम्हा राव नहीं थी, एक समिति थी। आई होप मेरे अभी वो माइंड पे नहीं आ रहा है मैं बताऊँगा आपको। एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और हाँ स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशन दी थी और उसने रिकमेंड दी थी 9 की, सरकार ने 10 किए, ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन किया। फिर आप देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया, आपको फंडामेंटल राइट्स दे दिए, आपको डीपीएसपी में इतना सब कुछ दे दिया, ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात कर दी। तो अब लोगों का दायित्व बनता है कि वो देश की राष्ट्र की सेवा करने का प्रण ले, ठीक है।
वो कहीं ना कहीं देश में शांति व्यवस्था को स्थापित करें, वो विज्ञान टेक्नोलॉजी को आगे लेकर के आएँ, महिलाओं का सम्मान करें, देश की संपत्ति को सुरक्षित रखें और अपने व्यक्तित्व को और व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करें। और उसके साथ साथ 86वां संविधान संशोधन किया गया और आप देखोगे ये था 2002 में, और इसमें पेरेंट्स को ये कहा गया कि आप अपने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा तो दिलवाइए, स्कूल तो भेजिए, उसकी बात की गई थी। रिवाइज हो गया ये, आप देखोगे यूएसएसआर मतलब रसिया के संविधान से लिया गया है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखिए सर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछ रहा है आपसे सत्य, ये भी ध्यान में रखना है, पूछ रहा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला है मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। क्या थे सर? अगर होते तो आप देखोगे संविधान का जो भाग है पार्ट नंबर 4 उसका कहना होता, और ये क्या में ही जोड़ा गया। अगर ये मूल संविधान में होते तो संविधान का आर्टिकल 51 का ए ना होता। तो सर आप देखोगे इसमें तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है सर, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है कि मूल संविधान में मौजूद नहीं थे। इट्स क्लियर। अब जहां पर पहला है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है सत्य। तो देखो ए में है तो ये गलत हो गया, सी में है तो ये गलत हो गया। अब या तो आंसर बी होगा या फिर डी होगा। 50% हो गया। अब जैसे ही आपका दूसरा सही लिखला तो आंसर बी हो जाएगा, खत्म। देखिए मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। अब जैसे ही दूसरा आपका सही हुआ आंसर मिल गया आपको भी। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देखिए क्या है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया। तो भारतीय संविधान में कब लाया गया था ये? 42 सेकंड अमेंडमेंट के माध्यम से। इट्स क्लियर ये नो। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है और पहला गलत है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। केवल बी में इसकी चर्चा की गई। इट्स क्लियर ये नो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं आपसे कि सर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ये कह रहे हैं किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 का क्या है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी। संविधान के अनुच्छेद 51 का क्लॉज नंबर ए में इस चीज को एड ऑन किया गया, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 से हुआ। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ये आपको हमको नहीं दिए गए हैं, बल्कि आपसे और हमसे राज्य सरकार ये उम्मीद करता है, देश ये उम्मीद करता है कि वो रिस्पेक्टफुली रहे, खुद का तो सम्मान बढ़ाए लेकिन देश की गरिमा को भी बढ़ाए, अखंडता को, एकता को, शांति व्यवस्था को, राष्ट्र की सेवा की भावना को अपने अंदर भी विकसित करें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है कि नहीं? 11वां मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 ये लाया गया था और इसके माध्यम से ही 11वां पेरेंट्स को दिया गया था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए 42वां, बी 44वां, सी 25वां, डी 86वां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आप देखोगे 86वां। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्यों भी शामिल किए गए? ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता। नहीं सर, बलवंत राय मेहता समिति जो थी ये पंचायती राज से संबंधित थी। बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सी अशोक सिंह समिति, डी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता पंचायत राज से संबंधित थी, लेकिन अगर आप देखोगे सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी वो आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा। इसको ही चुना गया था, ये समिति बनाई गई थी कि आप अध्ययन करो कि डीपीएसपी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इनका क्या प्रोविज़न होना चाहिए और क्या प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। ये बात आप देखोगे इसमें कही गई थी। इट्स क्लियर या नो? तो आप देखोगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि सर आपसे यहाँ पर कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है कि मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी कर्तव्य है। ये सर दोनों की बातों को रखा गया है कि कोई विदेशी भी हो तो उसको भी दो। नहीं सर, ये विदेशियों की कोई बात नहीं करता है, ये विदेशियों की बात नहीं करता। बेसिकली आप देखोगे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं उनको,
15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ करके सारे फंडामेंटलिस्ट उनको भी है, हमको भी है। लेकिन 15, 16, 19 और 29, 30 ये स्पेसिफिक हमको है, इंडियंस को है, भारत के नागरिकों को। दूसरा क्या है, मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है। बिल्कुल ये वाली बात क्या हो जाती है, सही हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को, विज्ञान को, इन सबको आगे लाने का प्रयास करो, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला तो क्या है, गलत है, तो ए और सी तो कट जाएंगे, तो राइट आंसर बचेगा आपका बी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचलन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। अभी पूछ के आ रहे हैं, फिर से पूछ लिया, किस समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए जेबीपी समिति, बी वर्मा समिति, सी अशोक सिंह समिति, डी सिंघवी समिति। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कई इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो उस समय जो थी आप देखोगे भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचलन को लेकर के वो तो लाए गए थे, लेकिन मूल कर्तव्य कितने इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, उनका क्या आप देखोगे फीडबैक आ रहा है, उसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी जिसको वर्मा कमेटी के नाम से जाना जाता है। इट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अब देखो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार शामिल है तो किसमें। ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 का ए, सी अनुच्छेद 51 का कै, और डी अनुच्छेद 56। सर ये 56 कहाँ से आ गया, ये तो राष्ट्रपति वाले क्षेत्र में पहुंच जाएंगे आप, निर्वाह कार्य योजना, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, या तो आंसर आप देखोगे बी होगा और या फिर आंसर सी होगा। कई बच्चों ने इस पे आंसर आप देखोगे बी लगाया होगा, लेकिन सर यहाँ पर 48 का ए है, और 48 का ए क्या कहता है, दुधारू पशुओं की बात करता है कि उनकी ब्रीडिंग आप करोगे, उनका संरक्षण आप करोगे, उनको आप बलि नहीं बकरा बनाओगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप देखोगे ये डीपीएसपी में ना करके बात कही गई है फंडामेंटल ड्यूटीज में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 है जो 2011 में आपसे पूछा गया है आईएएस की परीक्षा। ये कह रहे हैं 8वें में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ये कह रहे हैं कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लोक चुनाव में मतदान करना, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या फिर डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। इसमें आप देखोगे सर यहाँ पर एक बात रखी गई है आपसे, लोक चुनावों में मतदान करना। सर पहली बात तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हमारा मूल कर्तव्य ये बनता है कि हम जाएं और चुनाव में मतदान करें। हमारी स्वतंत्रता है सर, वोट का अधिकार है हमारा, मत का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत। हम चाहें तो अधिकार को इसका दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें। मतलब यहाँ पर ये है कि हम चाहें तो किसी पार्टी को वोट दें, नहीं दें, हम निर्दलीय हो सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं, हम नोटा दबा सकते हैं, होता नहीं है नोटा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा सही नहीं है, कर्तव्य नहीं है, तो आप देखोगे ए मूल कर्तव्य नहीं है सर। अगला क्वेश्चन है जो आप देखोगे नोवा क्वेश्चन 2015 में पूछा गया आईएएस की परीक्षा। देखिए क्या है सर, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया। ऑप्शन नंबर ए संविधान की उद्देशिका, बी राज्य के निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य। राष्ट्र की सेवा करें और भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता और उसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, वह अपने हृदय में सजाए रखें और उसके प्रति प्रेम भावना, स्नेह की भावना को विकसित करें, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सब मूल कर्तव्यों में बात कही गई है आपके, ये देखोगे मूल कर्तव्य हैं आपकी, ये इससे आपसे यही चाहते हैं, ये ऐसा आप करो। 10वां क्वेश्चन है, आप देखोगे भारतीय संविधान के कितने मूल कर्तव्य हैं, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो ये आप देखोगे टोटल जो है अब 11 है सर, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो 11 है। नो की रिकमेंडेशन आप देखोगे स्वर्ण सिंह समिति ने दी थी, परंतु 10 जोड़े गए थे, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से आप देखोगे 11वां जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो कहाँ पर है, संविधान के भाग नंबर 4 का क्लोज नंबर ए, संविधान का भाग नंबर 1 में, बी भाग नंबर 4 के क्या में, सी भाग नंबर 2 में, भाग नंबर 4 में।
तो राइट आंसर हो जाएगा यूपीपीसीएस मेंस 2012, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। संविधान के भाग नंबर 4 के क्या में इस चीज़ का वर्णन किया गया है, वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है 12वां, और यहाँ पर आप देखोगे RAS राजस्थान PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। क्या है सर? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, रखने में मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया। अब मेरे भाई ये थोड़ा सा आपसे नंबर पूछ लिया है कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो आप देखोगे ए चौथे, बी पहले, सी दूसरे, या फिर डी तीसरे। तो ये आपको थोड़ा सा कठिनाई इस वाले ऑप्शंस में आप देखोगे देखने के लिए आपको मिलेगी। आई हो, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कठिनाई आपको बेसिकली हो जाएगी सर। ठीक है, तो राइट आंसर आप देखोगे जो देश की रक्षा करे, अखंडता अक्षुण्ण रखे, तो इसका राइट आंसर आप देखोगे डी हो जाएगा। मतलब तीसरे जैसे है ना, ऐसे 1 2 30 और इसमें 11 हैं ऐसे करके। तो जो तीसरे नंबर का है वो इस बात को वर्णित करता है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा वगैरह वगैरह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है उनके संबंध में सही पूछ रहा है आपसे। दो स्टेटमेंट है, पहला है इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधिक प्रक्रिया दी गई है। दूसरा स्टेटमेंट है वे विधिक आप देखोगे कर्तव्यों के साथ पारस्परिक संबंधी के रूप में जाने जाते हैं। आइए अब हम इसके ऑप्शंस पर चलते हैं और वहां पर हम देखते हैं क्या कौन सा सही है कौन सा नहीं। यूपीएससी में पूछा गया IAS की परीक्षा 2017 में और पूछ रहा है सही। तो पहली बात तो दोनों स्टेटमेंट क्या थे, गलत थे। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे डी, कोई सा भी। अगला क्वेश्चन है 14वां, क्वेश्चन नंबर 14वां कहता है जो मध्य प्रदेश PCS 2017 मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, कब लाए गए सर ये फंडामेंटल जो चीज़। 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए संविधान निर्माण के समय नहीं, बाद में जोड़ा गया था। बी 26 जनवरी 1950 को, सी 42वें संविधान संशोधन में, डी 41वें संविधान संशोधन में। राइट है 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, इसमें हालांकि बताने के लिए कुछ नहीं है ऐसा, जो बेसिकली आप एक बार उसको पढ़ लेना बस। ठीक है, और बाकी का तो MCQ में करवा ही रही हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, मतलब ये कब आप देखोगे लाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए 1976 में, बी 1979 में, सी 1975 में, डी 1978 में। मैंने कई बार बोला है 42nd अमेंडमेंट 1976। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी राजस्थान 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 16वां, कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 16वां आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं। इसमें 4 ऑप्शंस देख रखे हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजाए रखें और उनका पालन करें, सी अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें, या फिर डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें। यूपीपीसीएस आप देखोगे लोअर इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया 2008 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, क्योंकि यही आपका सही नहीं है। आप जरा इस चीज़ को एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा देता हूँ। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, नहीं सर, अस्पृश्यता की जो बात है आप देखोगे फंडामेंटल राइट संविधान के अनुच्छेद 17 में इस बात का वर्णन किया गया है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, SC/ST एक्ट भी बनाया गया था 1987 का। ठीक है, 1987 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से आप देखोगे कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। क्या पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये तो है। हमारी सांस्कृतिक आप देखोगे हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, सी ग्राम पंचायतों का गठन में सहायता करना, डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना व हिंसा से दूर रहना। ये यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया था, री एग्जाम हुआ था तो तब ये पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, ग्राम पंचायत। संविधान के अनुच्छेद आप देखोगे 40 DPSP में इस बात की चर्चा की गई कि सर क्या होगा, आपका ग्राम पंचायत का गठन की बात की जाएगी। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला याद कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं पर स्टार्ट हुई थी आपकी ग्राम पंचायत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी CAPF आप देखोगे 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए इस क्वेश्चन पर डाल लेते हैं नजर।
क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन है आपका पहला 18वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? ये पूछ रहे हैं सर किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, बी ग्राम पंचायतों की व्यवस्था, सी शिक्षा का अधिकार, डी मूल कर्तव्य। CFEF आप देखोगे 2016 में ये पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे 51 का जो क्या है वो क्या आता है आपका मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है? मतलब कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। ये भी CISF आप देखोगे 2017 CISF का एग्जाम कौन कराता है सर? UPSC कराती है। ठीक है, तो 2017 में पूछा गया। ए में है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, बी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, सी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखो सर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की जो बात की गई है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, ये बात 51 में की गई है, संविधान के अनुच्छेद 51 में, ना कि 51 क्या में। और जो 51 है वो आपका DPSP है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब लेके चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो आपके लिए है सर, उसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, उसका आंसर आप बताएंगे। देखिए मैं इस क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से और भी अच्छे से विजुअल हो सके। ठीक है, देखिएगा सर क्या है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर देखो, इसमें 4 स्टेटमेंट है, बड़ा क्वेश्चन है। पहला है हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को सजाए रखना और उनका अनुगमन करना। ठीक है सर। दूसरे में कह रहा है कि अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि धरोहर का सम्मान करना तथा उसको रक्षित करना। तीसरा है समाज के कमजोर वर्ग विशेषतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। एक पार्टिकुलर ग्रुप को क्या कर दिया गया है? इंडिकेटर कर दिया है। ठीक है, और चौथा कह रहा है ऐतिहासिक रुचि के तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना। ये देखो, ये रक्षा करना आपका नहीं है, आप रक्षा नहीं कर सकते, रक्षा तो सरकार करेगी। और ये जो चौथा स्टेटमेंट है आप जरा देखिएगा, 49 मैंने कई बार आपको बोला है, 49 आर्टिकल नंबर 49 अगर आप पढ़ते हैं तो इसका आंसर नहीं। तो इसीलिए अगर हम चलें इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखिए कौन सा सही नहीं है ना, यही तो पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो चौथा तो अपना डेफिनेटली सही नहीं है। अब जब चौथा सही नहीं है तो देखिए चौथा किस किस में है। तो चौथा आपको कहाँ कहाँ पर दिख रहा है सर? चौथा आपको आप देखोगे, चौथा आपको इसमें दिख रहा है और चौथा आपको इसमें दिख रहा है। तो या तो आंसर या तो सी होगा या फिर आंसर डी होगा। सी देखिएगा, इसमें कहा गया है SC ST वर्गों की बात की गई। क्या ऐसी बात कही गई है कहीं DPSP में? नहीं ना। तो इसलिए आप देखोगे सही नहीं पूछा है, तो 3 और 4 इसके सही हैं और बाकी के 1 और 2 ठीक है सर। तो गलत कौन से हैं आपका? ये गलत है। आइए अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर देंगे महोदय। क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक बता के जाइएगा स्टूडेंट्स। NDA में पूछा गया है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। UPSC इसका NDA की परीक्षा कराती है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, बी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सी भारत की प्रभुता एकता की अखंडता की रक्षा करना, डी अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। आप इसका आंसर आई होप आवश्यक रूप से बताएंगे। क्या इसमें मैं देख लेता हूँ, उन्होंने इसमें मेंस के क्वेश्चन को लगाया है। जी हाँ, इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न भी आपको दिए हुए हैं। मैं इसको यहीं पर क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को रोक देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेंस के आपको क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, और ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, कोई 2011, 2008, 2003, 1993, 92। तो आप इस पर बेसिकली अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, DPSP को लेकर के। तो आपने क्लास यहाँ तक देखा है, उसके लिए थैंक यू। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लासेस में, ये सीरीज कंटिन्यूसली चलेगी जिस पर हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के क्वेश्चन भी देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।